नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। तो आज है 16 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जूस नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी या जाक्सा जापानीज़ स्पेस एजेंसी। तो आंसर है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये है एरियन 5 रॉकेट, जिसके थ्रू अंतरिक्ष यान ज्यूस नामक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये है अंतरिक्ष यान ज्यूस नामक अंतरिक्ष यान, ये है जिसे भेजा गया है, और ये रॉकेट है जिसके द्वारा भेजा गया है। एरियन 5 रॉकेट और जूस अंतरिक्ष यान है। देखिए, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में ज्यूस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। ज्यूस का फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मतलब जुपिटर के जो ठंडे मून्स मतलब चंद्रमा है। अब जुपिटर के चंद्रमा मतलब बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। एक होता है कृत्रिम उपग्रह जो हम भेजते हैं अध्ययन के लिए, और एक होता है प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भी एक अपना प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो इसीलिए उन्हें चंद्रमा या फिर प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। यह मिशन जुपिटर ग्रह के चंद्रमा या फिर प्राकृतिक उपग्रह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। मुख्यतः कौन कौन से प्राकृतिक उपग्रह हैं जुपिटर के या बृहस्पति के, कौन कौन से प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनके लिए यह मिशन भेजा गया है? तो मुख्यतः 3 हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। इनके अध्ययन के लिए भेजा गया है। 8 साल की यात्रा के बाद जुलाई 2031 में बृहस्पति तक ये पहुंचेगा। जुलाई 2031 में 8 साल के बाद ये मिशन या ये अंतरिक्ष यान वहाँ तक पहुंचेगा। पृथ्वी के चंद्रमा के अलावा किसी अन्य चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा। मतलब किसी और ग्रह के नेचुरल सैटेलाइट के उसकी परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान ये बन जाएगा। जूस ईएसए के नेतृत्व के तहत एक मिशन है जिसमें नासा, जाक्सा, इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साथ इसमें कौन है? नासा है अमेरिका का, जाक्सा है जो कि जापान का है, और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी का भी इसमें योगदान है। रॉकेट कौन सा है? एरियन 5 जो हमने देख लिया। और प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? फ्रेंच गुयाना, कोरू नामक स्थान है। फ्रेंच गुयाना एक, देखिए ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, वहाँ पर यहाँ पर देखिए ये फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे ये फ्रेंच गुयाना है, और यहाँ पर एक स्थान है कोरू नामक एक स्थान है फ्रेंच गुयाना में, ठीक है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भले ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस का क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है, फ्रेंच गुयाना फ्रांस का क्षेत्र है। और फ्रांस के साथ ही साथ, क्योंकि फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, तो यूरोप के भी किसी अगर उपग्रह या फिर रॉकेट का प्रक्षेपण करता हूँ तो फ्रेंच गुयाना से किया जाता है, क्योंकि ये फ्रांस का एक आधिकारिक क्षेत्र है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है। फ्रेंच गुयाना अलग है, गुयाना अलग है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस का क्षेत्र है, यहाँ पर कोरू नामक स्थान है, वहाँ से रॉकेट्स प्रक्षेपित किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है मिशन का? तो चंद्रमाओं की सतहों का विस्तृत मानचित्रण, चंद्रमाओं की, अभी चंद्रमाओं की मतलब किसके चंद्रमाओं की? बृहस्पति ग्रह के, जुपिटर के चंद्रमाओं की। कौन कौन से चंद्रमा? 3 हैं मेन, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। 3 मेन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनके अध्ययन के लिए ये जूस नामक अंतरिक्ष यान गया है। देखिए, ये इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से उसके पास से होते हुए गुजरेगा और उसका पूरा अध्ययन करेगा, ठीक है। ये अंतरिक्ष यान ऐसे पास से होते हुए गुजरेगा और उस ग्रह या फिर उपग्रह का, बृहस्पति का भी अध्ययन करेगा कुछ हद तक, और लेकिन मेनली भेजा जा रहा है 3 चंद्रमाओं के लिए, उसके नेचुरल सैटेलाइट्स के लिए, तो उनके पास से होकर गुजरेगा और उनका पूरा अध्ययन करेगा ये। तो गैनीमेड तक ऐसा माना जा रहा है 2034 तक ये पहुँचेगा। अब देखिए, चंद्रमाओं की सतहों का विस्तृत मानचित्रण एवं सतह के नीचे जल निकायों का विश्लेषण करके संभावित रहने योग्य वातावरण का पता लगाना। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 3 उपग्रह हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, ये बहुत ही ठंडे उपग्रह हैं। जैसे यूरोपा का टेम्परेचर -162 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, -162 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनके मतलब इन उपग्रहों के
सतह के नीचे समुद्र की बहुत व्यापक मात्रा हो सकती है, तो वहाँ पर संभावित जीवन का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए ये मिशन भेजा गया है। अब देखिए, बृहस्पति की उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास को समझने का प्रयास कर इसकी एक व्यापक तस्वीर बनाना, तो वही है। बृहस्पति की भी एक तरीके से अध्ययन किया जाएगा और इन तीन का अध्ययन तो किया ही जाएगा। गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, ये तीनों का नाम ध्यान रखना है। और गैनीमेड का क्या खास बात है? गैनीमेड उपग्रह जो है, जो बृहस्पति का, जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। आइए बृहस्पति ग्रह के बारे में भी देख लेते हैं, जुपिटर के बारे में। तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए इसका स्थान कहाँ पे आता है। जैसे ये हमारा सौर मंडल है पूरा, ठीक है। अब सौर मंडल के सबसे मध्य में कौन सा है? ये है सूर्य। अब सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर ये चौथे नंबर पे यहाँ पे ये है बृहस्पति। तो इस तरीके से ये सब चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बृहस्पति की स्थिति है। चलिए बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है नेचुरल सैटेलाइट? तो वो है बृहस्पति का गैनीमेड। बृहस्पति का प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से व्याप्त है। ये बृहस्पति में एक रेड स्पॉट है, ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक भयंकर तूफान है, विशाल तूफान, जो सैकड़ों वर्षों से बृहस्पति पे व्याप्त है। ग्रेट रेड स्पॉट। बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा हैं। 75 से अधिक चंद्रमा हैं। बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। गैलीलियन उपग्रह क्यों? क्योंकि 1600 के आसपास इन चारों उपग्रहों की खोज गैलीलियन ने की थी। इनके नाम क्या है? आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। 3 का तो नाम हमें पता चल ही गया, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। एक है आयो। मिशंस कौन कौन से हैं, मतलब अभी तक कौन कौन से मिशंस जुपिटर पर भेजे गए हैं? तो नासा के ही मेनली नासा के ही मिशंस जुपिटर पर भेजे गए हैं, जुपिटर के अध्ययन के लिए। वॉयेजर, पायोनियर, गैलीलियो, जूनो सबसे रिसेंट मिशन था जो नासा का भेजा गया था, शायद 2016 में। और अभी ये जूस मिशन भेजा गया है, जिसे जाने में लगभग 8 साल लगेंगे पहुंचने में। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का सिर्फ अध्ययन अभी तक किया गया है। बृहस्पति पर कोई भी सैटेलाइट उतर नहीं पाया है। इसका रीज़न यही है कि वो एक गैसियस प्लैनेट है, और एक तो उसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है। मतलब 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण अगर किसी ग्रह का है तो वो बृहस्पति है, जुपिटर है। अगला प्रश्न, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो आंसर है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट 125 फुट है। इसके साथ ही यह भारत में BR अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। यह प्रतिमा हैदराबाद के हुसैन सागर झील में स्थित है। तेलंगाना में हैदराबाद के हुसैन सागर झील पर स्थित प्रतिमा है, तथा इस प्रतिमा का अनावरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर किया गया। अभी जस्ट रिसेंट 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई, और उसी अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में 125 फुट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखना है 125 फुट ऊंची प्रतिमा तेलंगाना में। अगला प्रश्न क्या है? जापान, भारत और फ्रांस ने किस देश के ऋण समन्वय के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? ऑप्शन हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो आंसर है श्रीलंका। मतलब श्रीलंका के लिए जापान, भारत और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर के एक साझा मंच की घोषणा की है ताकि श्रीलंका की मदद की जा सके। जापान, भारत और फ्रांस ने श्रीलंका के ऋण समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं की बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है। इससे मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के ऋण संकट को हल करने में मदद मिलेगी। जापान के वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी ने बताया कि ऋणदाताओं के इस तरह के व्यापक आधार वाले समूह के साथ वार्ता प्रक्रिया शुरू करना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि यह समिति सभी ऋणदाताओं के खुली है। यह समिति, जो एक साझा मंच बनाया जा रहा है, सभी ऋणदाताओं के लिए खुली है। जो श्रीलंका की मदद करना चाहे वो आके मदद कर सकता है। इस तरीके से ये समिति या फिर साझा मंच तैयार किया जा रहा है। तो कौन कौन सा देश इसमें शामिल है? भारत, जापान, फ्रांस। अगला प्रश्न,
SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के बाजरा खाद्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आंसर है मुंबई। SCO के सदस्य देशों के बाजरा खाद्य महोत्सव का उद्घाटन मुंबई में शुरू हुआ। भारत वर्ष 2023 के लिए, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की मेज़बानी कर रहे हैं, पहला। और दूसरा ये कि 2023 जो है ये मिलेट ईयर घोषित किया गया है। बाजरा वर्ष, मेनली बाजरे की फसल के लिए एक स्पेसिफिक ईयर घोषित किया गया है, वो है 2023 मिलेट ईयर। और भारत वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने महोत्सव का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के उपलक्ष्य में होटल ताजमहल पैलेस में 7 दिवसीय उत्सव का आयोजन कर रहा है। अगर बात की जाए SCO की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। ध्यान रखिएगा, नाम में है शंघाई सहयोग संगठन, लेकिन मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। सदस्य कौन है SCO के, कौन कौन से देश हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश 2017 में जुड़े थे। बाकी चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये शुरू से हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश बन गया है? ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को। ऑप्शन हैं घाना, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मोज़ाम्बिक। तो आंसर है घाना। और युगांडा और मोज़ाम्बिक, इन दोनों देशों की आधिकारिक यात्रा पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर गए हुए हैं। UK या ब्रिटेन में विकसित ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को घाना में उपयोग के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। घाना के खाद्य और औषधि प्राधिकरण ने R21 मैट्रिक्स M, ये नाम है वैक्सीन का, याद रखिएगा, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75% के प्रभावकारिता लक्ष्य को पार कर गया है। मतलब इस वैक्सीन की एफिकेसी या एफिशिएंसी 75% के आसपास इसकी एफिकेसी है, मतलब 75% तक ये प्रभावी है। यह टीका विशेष रूप से 5 से 36 महीने की आयु के बच्चों को दिया जाएगा जो मलेरिया से मृत्यु के उच्चतम जोखिम में है। तो ये चीज़ याद रखनी है, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन, जिसे घाना ने मंजूरी दे दी है। अब एक बार घाना की लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ये घाना देश दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे घाना देश है। घाना की कैपिटल क्या है? आक्रा। घाना की राजधानी आक्रा, ये भी याद रखना है, घाना की राजधानी आक्रा। और इसे क्या कहते हैं? ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे कौन कौन से देश हैं? 4 देश हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, 4 देश हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया। ये एक सींग की तरह दिखता है, इसलिए इसे हॉर्न कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड किस देश के द्वारा किया गया अभ्यास है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। तो आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड नामक अभ्यास किया है। ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिका विजिट से नाराज़ चीन ने युद्ध अभ्यास किया। अब ये चाइना ने युद्ध अभ्यास किया है जॉइंट स्वॉर्ड के नाम से। तो ये एक तरीके से ताइवान को डराने के लिए किया था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका विजिट के लिए गई हुई थी और चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र कंट्री मानना चाहता है, चाइना से हट करके एक स्वतंत्र कंट्री मानना चाहता है, लेकिन चीन को ये पसंद नहीं है। और इसीलिए चीन ने मिलिट्री ड्रिल के दौरान ताइवान को 71 फाइटर जेट्स, 71 फाइटर जेट्स और 45 वॉर प्लेन से घेर लिया था। तो ये इतना मतलब एक तरीके से चाइना का पोजेशन है, मतलब एक तरीके से पागलपन है ताइवान के लिए कि उसने डराने के लिए ताइवान को ये फाइटर जेट्स, वॉर प्लेन, ये सबसे घेर लिया था। तो ये तो हम लोग को खैर याद रखना है कि चीन का ऑपरेशन का नाम क्या है? जॉइंट स्वॉर्ड। उसने कहाँ किया था? ताइवान के आसपास ये जॉइंट स्वॉर्ड ऑपरेशन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023। उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 35 करोड़ पौधे लगाएगी। ये लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पौधे
जो 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे राज्य के सभी जिलों में एक ही दिन में लगाए जाएंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में जलवायु परिवर्तन, वन और वन्यजीव संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली कूल रूफ नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो आंसर है तेलंगाना। इसके डिटेल्स देखते हैं। तेलंगाना भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कूल रूफ नीति लागू की गई है। यह कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 तक प्रभावी है। 2023 से 2028 तक एक नीति लागू की गई है तेलंगाना में, कूल रूफ नीति या कूल रूफ पॉलिसी। नाम से समझ में आ रहा है, कूल रूफ मतलब ठंडी छत, छत को ठंडी रखना, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है इसीलिए। इसका उद्देश्य राज्य को थर्मल रूप से आरामदायक, गर्मी के अनुकूल बनाना और ऊर्जा की खपत में कटौती करना है। नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के.टी. रामाराव ने नीति की शुरुआत करते हुए कहा कि यह इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी है। सभी सरकारी स्वामित्व वाली गैर आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के लिए कूल रूफ कार्यक्रम अब अनिवार्य है। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ये सब हैं, इनके लिए कूल रूफ कार्यक्रम अब अनिवार्य है। 600 वर्ग गज और उससे अधिक के भूखंड क्षेत्र वाले आवासीय भवनों के लिए ठंडी छत का आवेदन अनिवार्य है। 600 वर्ग गज से कम भूखंड वाले भवनों के लिए यह वैकल्पिक या स्वैच्छिक है। तो जिनका एरिया 600 वर्ग गज, 600 स्क्वायर गज से कम है तो उसके लिए ये वैकल्पिक है या स्वैच्छिक है। वो चाहें तो कूल रूफ पॉलिसी अपना सकते हैं, लेकिन जिनका एरिया 600 स्क्वायर गज से अधिक है तो उनको ये अपनाना ही पड़ेगा। तो तेलंगाना ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसने कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 तक लागू की है। हाल ही में शिवलुच्च ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रूस, जापान, इंडोनेशिया, इटली। तो आंसर है रूस में स्थित है। ये रूस के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक शिवलुच्च ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह शिवलुच्च ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। रूस के पास ये एक प्रायद्वीप है, कामचटका प्रायद्वीप, इस पर स्थित है ये शिवलुच्च ज्वालामुखी। देखिए अलग अलग ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे हाइटेड एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? वो है माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। नाम भी याद रखना है, देश भी याद रखना है। माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। एक और ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, एक देखिए कौन सा है, माउंट क्राकाटोआ, यहाँ पे है माउंट क्राकाटोआ, माउंट क्राकाटोआ। और एक और है माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी। एक है माउंट विशुवियस जो कि इटली में है। एक है माउंट एटना जो कि इटली में है। एक है मोनोलोआ ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में है। एक है माउंट फूजी, नाम से समझ में आ रहा है माउंट फूजी, ये जापान में है। एक है बैरन आइलैंड जो कि हमारे भारत में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक और ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो आंसर है बंगलुरु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया भरोसा ऐप का उपयोग क्या है? महिलाओं की सुरक्षा करना। दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? मुंबई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ से तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो युगांडा से। हाल ही में जापानी शोधकर्ताओं ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? यूरेनियम 241। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है तमिलनाडु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ओके थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।